हाय गाइस। आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। चैप्टर 10 भावना एवं जोश। यदि आप वैज्ञानिकों की टोली को तितली की खूबसूरत पंखों पर मौजूद नसों के जाल और सड़कों की संरचना जैसे विषय पर संबोधित कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ऐसा विषय वक्ता और दर्शकों के उत्साह की उमंग पैदा नहीं कर सकता। ये सभी विचार करने योग्य विषय होते हैं, लेकिन बाल श्रम जैसी कुरीति के खत्म करने की मुहिम या स्वतंत्रता के लिए हथियार उठाने जैसे विषयों पर दिए गए भाषण जाहिर तौर पर दर्शकों में जागृति और उत्तेजना की लहर पैदा करते हैं। हम आरामदायक गद्दों पर सोते हैं, ठंडे दिनों में हीटर पर हाथ दाबते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं। इस आकर्षण के पीछे सुख सुविधाएं को सही ठहराना उचित तर्क नहीं हो सकता। इस स्वभाव की सुखद वजह आराम के प्रति झुकाव होती है। हमारी भावनाएं खाने के प्रति हमारी इच्छा और सामाजिक व्यवहार का एक तरीका निर्धारित करती है। इंसान भावनात्मक प्रणाली है, लिहाजा कुशल वक्ता बनने के लिए दर्शकों की भावना को करीब से छूना जरूरी होता है। अफ्रीकी मूल की गरीब माताओं ने नीलामी में अपने बच्चों को गुलाम के तौर पर बिकते देखा है। इस त्रासदी से त्रस्त माताओं ने शेष अमेरिकी वक्ताओं के मुकाबले दर्शकों के दिल को ज़्यादा करीब से छुआ है। निसंदेह उन माताओं को भाषण के नियमों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पास नियमों के बढ़कर कुछ था। मातृ तत्व की भावना एवं करुणा, करों में बदलाव और डाक व्यवस्था में सुधार से संबंधित विषयों पर खास भाषण नहीं दिया जा सकता। यादगार भाषण सदैव भावनाओं से लिप्त हैं। वाक्पटुता के लिए कामयाबी और बेफिक्र जिंदगी खास उपयोगी साबित नहीं होती। किसी बड़ी भूल के सुधारने और त्रस्त जनता को जागृत करने के लिए की गई कोशिश ने यादगार भाषणों को जन्म दिया है। गुलामी को युग की सबसे विकट विपत्ति घोषित करते हुए पैट्रिक हेनरी ने कभी न भुलाया जाने वाला भाषण दिया है। भाषण के दौरान ईमानदारी और भावुकता से सराबोर होकर पैट्रिक ने कहा था कि या तो मुझे आज़ादी दो या फिर मौत। भाषण की इस पंक्ति को कभी नहीं भुलाया जा सकता। जोश का प्रभाव। राजनीतिक पार्टियां किराए पर गाने बजाने वालों की टोलियां बुलाती हैं, तालियां पीटने के लिए नगद इनाम देती हैं। अफसोस कि इस कार्य के तर्क संगत भी ठहराया जाता है। राजनीतिक पार्टियों की माने तो ऐसा करने से जनता के उत्साह को आसानी से वोटों में तब्दील किया जा सकता है। इस तर्क की सत्यता का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात में भी दो राय नहीं है कि संक्रमण के समान उत्साह की प्रवृत्ति तेजी से फैलने की होती है। घड़ी बनाने वाली एक कंपनी ने घड़ी की दो किस्मों को दो अलग अलग विज्ञानों के जरिए बेचने का रास्ता आजमाया। पहले विज्ञापन में घड़ी बनाने की बेजोड़ विधि, कारीगरी और घड़ी के लंबे समय तक टिकाऊ रहने का भरोसा प्रसिद्ध किया गया। दूसरे विज्ञापन में गर्व करने लायक घड़ी जैसी पंच लाइन के जरिए घड़ी खरीदने से संबंधित गौरव का व्याख्यान किया गया। विज्ञापन का दूसरा तरीका बेहद पसंद किया गया और पहले के मुकाबले दूसरे मॉडल की घड़ी की बिक्री दुगनी हुई। अंतहीन उदाहरणों के जरिए यह साबित किया जा सकता है कि इंसान एक भावनात्मक प्रणाली है। एक प्रभावशाली वक्ता बनने के लिए दर्शकों में विषय के अनुसार भावना पैदा करना बहुत जरूरी होता है। वाद विवाद के कला में निपुण वक्ता अच्छी तरह से जानते थे कि भाषण का भावनात्मक पहलू सबसे अहम होता है। उन्होंने बड़ी चतुराई से वाक्पटुता के बारे में कहा है, दिखावटी उत्साह, गंभीर भाव, व्याख्यान में निपुण रोचकता की केवल कल्पना की जा सकती है, इसे पूर्ण रूप से हासिल नहीं किया जा सकता। यह केवल तभी हासिल है जब हासिल हो जाए। ये जमीन से निकालने वाले बफारे के समान है। पहाड़ों के मुख
से निकालने वाले लावा के समान है, जो केवल प्राकृतिक शक्ति से ही निकाले जा सकते हैं। विद्यालय में सिखाए जाने वाले नजाकत से भरे भाषण के तौर तरीके उस वक्त काम नहीं आते जब बीवी बच्चों के भाग्य और देश के नाजुक स्थिति को सुधारने के लिए भाषण दिए जाएं। ऐसे मौके पर शब्द शक्तिहीन हो जाते हैं और वाक्यपटुता घास चढ़ने चली जाती है। ऐसे मौकों पर योग्य से योग्य वक्ता की क्षमता ऋण हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि वाक्यपटुता देशभक्ति और आत्मनिष्ठा का एक रूप है। विचारों की स्पष्टता, विशेष उद्देश्य, दृढ़ निश्चय, निर्भीक स्वभाव, दीप्तिमान आंखें, जुबान पर लहराते शब्द और विषय पर ध्यान केंद्रित करने शक्ति वाक्पटुता का जन्म होता है। ऐसी वाक्पटुता बोलने की बाकी निपुणताओं के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह एक प्रक्रिया है, एक प्रभावशाली, श्रेष्ठ और उत्तम प्रक्रिया है। एक बार खाना खाने के बाद एक लेखक गांव की सड़कों पर टहलने के लिए निकला। रास्ते में उसने एक ढोंगी को बोलते हुए सुना, एमरसन की हर व्यक्ति से कुछ सीख लेने की सलाह को मानते हुए लेखक रुक गया और उस ढोंगी की बात को ध्यान से सुनने लगा। वह व्यक्ति बाल मजबूत करने की दवा बेच रहा था और दावा कर रहा था कि उसे इस दवा की खोज एरिज़ोना में की है। उसने अपने सिर से टोप हटाते हुए कहा, दवा के सकारात्मक असर का व्याख्यान किया, दवा में मुंह धोकर साबित किया कि दवा हानिकारक नहीं है। इसके बाद दवा के फायदों का भरपूर व्याख्यान कुछ इस तरह से किया कि खरीदारों की लाइन लग गई। दवा बेचने के बाद उस जालसाज ने बड़े विश्वास के साथ ये समझाने की कोशिश की, महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज़्यादा तादाद में गंजे क्यों पाए जाते हैं। इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उसने समझाया कि महिलाएं पतले तलवे के जूते पहनती हैं, इसलिए शरीर का माँ धरती से संपर्क ज़्यादा होता है। पुरुष मोटे तलवे के जूते पहनते हैं और बालों को पोषक तत्वों से वंचित रखते हैं। उस जालसाज के पास इस समस्या का भी निवारण था, एक तावे का टुकड़ा जिसे जूतों के तलवे में रखने से समस्या हल हो सकती है। दिलचस्प बात है कि सहज और स्वाभाविक तौर पर पेश किए गए उस निवारण का जनता से उत्साह के साथ स्वागत किया और एक बार फिर खरीदारी की लंबी कतार लग गई। एमरसन ने कहा है, सुनो, उत्साह के बिना बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। कार्यालय ने कहा, इतिहास के पन्नों में शामिल महान लम्हे केवल और केवल जोश व उत्साह का परिणाम है। उत्साह की भावना चेचक के संक्रमण की तरह फैलती है। ऑलिवर क्रॉमवेल ने कहा, इतने ऊंचे कभी न पहुंचो कि पता ही न चले जाना कहाँ है। उत्साह को कैसे हासिल कर और विकसित किए जाए। उत्साह कोई कमीज नहीं है जिसे जब चाहे पहन लो और जब चाहे उतार दो। उत्साह को पुस्तक में मौजूद नसीहतों से भी हासिल नहीं किया जा सकता। उत्साह समय के साथ विकसित होने वाला प्रभाव होता है, लेकिन सवाल है कि किस चीज़ का प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं। एमरसन ने लिखा है, एक चित्रकार ने मुझे बताया कि पेड़ का बेहतरीन चित्र बनाने के लिए चित्रकार को खुद को पेड़ के समान महसूस करना पड़ता है। इसी प्रकार एक बच्चे का चित्र बनाने के लिए बच्चों की शरारतों, हरकतों और स्वभाव को समझना जरूरी होता है। खुद को बच्चों जैसा महसूस करने वाला चित्रकार ही बच्चों के विभिन्न भावों को चित्र के द्वारा प्रकट कर सकता है। मैं रेगिस्तान में रहने वाले एक ऐसे चित्रकार को जानता हूँ जिसने चट्टान का चित्र बनाने से पहले उसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की और उसके द्वारा बनाया गया चित्र विश्वास प्रसिद्ध हुआ। किसी कठिन किरदार का अभिनय करने के लिए सहारा बर्नार्ड उस दिन शाम 4 बजे के बाद न तो किसी से मिलती थी और न ही बातचीत करती थी। इस अंतराल में वह अपने किरदार से खोई रहती थी। शेक्सपियर के नाटकों में अभिनय करने वाला महान कलाकार बुद्ध भी किरदार
निभाने से पहले अकेले रहना पसंद करते थे और खुद को किरदार में डुबोए रखते थे। एक महान कृति द डिवाइन कॉमेडी लिखने से पहले दांते अपनी प्रेमिका फ्लोरेस से लंबे समय तक दूर रहे, जंगलों में ठिकाना बनाया, गुफाओं में जीवन बिताया और कई बार भुखमरी के कगार तक पहुँचे। इस कष्ट भरे जीवन के बाद दांते ने महान हास्य कृति को लिखा। सूर्योदय का वर्णन करने के लिए टर्नर ने दिन निकालने से पहले 12 किलोमीटर का पहाड़ी सफ़र तय किया और फिर समुद्र तट से उगते सूर्य के सौंदर्य और महिमा का वर्णन किया। बेंडेल फिलिप्स के वाक्य दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं, क्योंकि फिलिप्स ने 50 लाख गुलामी के दुखों दर्द करीब से महसूस किया था। भाषा में एहसास पैदा करने का बस यही एकमात्र रास्ता है। बोलते समय विषय को दिल में महसूस करें और बाकी सब भूल जाएं। आप जिस एहसास का वर्णन करना चाहते हैं उसके किरदार में पूर्ण रूप से उतर जाएं। आप जिस उद्देश्य का वकालत कर रहे हो, जिस मामले पर बहस कर रहे हो, उसी वस्त्रों की तरह धारण कर लें, उसमें समा जाएं और इस दौरान बाकी सब भूल जाएं। इस तरह भाव के सही मतलब तक पहुंच जा सकता है। विषय में सहानुभूति का भाव पैदा किया जा सकता है। प्रकट की जाने वाली भावना निजी भावना जैसी प्रतीत की जा सकती है। ऐसा करने से विषय का एहसास समाहित हो जाता है और उत्साह वास्तविक एवं संक्रामक रूप धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया को महज सलाह के तौर पर नहीं लेना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए। व्याख्यान का अंदाज वक्ता की भावना के उबाल को दर्शकों के सामने परोस देता है। भाषण में वास्तविक एहसास ढांचे में मौजूद खून और हड्डी के समान होता है, जिसे न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। एक आदर्श भाषण में वक्ता और दर्शकों की भावना एक समान हो जाती हैं, एहसास एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और प्रस्तुति यादगार बन जाती है। मानवता में सहानुभूति की आवश्यकता। वक्ता में मानव स्वभाव से संबंधित करुणा का भाव जोर जबरदस्ती में से पैदा नहीं किया जा सकता, उसका विकास स्वयं होता है। विक्टर ह्यूगो की आत्मकथा लिखने वाले लेख ने ह्यूगो की अथवा धार्मिक भावनाओं को लेखन कला की महानता का आधार बताया है। हाल में ही कार्लियर्स वीकली के संपादक को लघु कथा लिखने की कला पर बोलते हुए सुना गया। भाषण के दौरान उन्होंने बार बार मानवता के प्रति स्नेह की भावना पर जोर दिया, लेकिन निजी स्वार्थ हासिल करने के लिए दिए गए कुछ यादगार भाषण समय के साथ खुद ब खुद महत्वहीनता के अंधेरे में लुप्त हो जाते हैं। महानता का सबसे मजबूत आधार है समर्पण की भावना। स्वयं का संरक्षण जीवन का पहला नियम है, तो आत्म त्याग महानता का पहला लक्षण है। पाप की बुनियाद निजी स्वार्थ की जमीन पर खोदी जाती है। महान धर्म और दार्शनिक निरंतर इस सत्य का सत्यापन करते आए हैं। वास्तविक सहानुभूति और स्नेह से भरा व्यक्तित्व की मानवता की भावना में जागृत पैदा करने योग्य भाषण प्रस्तुत कर सकता है। जैसा कि वेबस्टर ने कहा है, सहानुभूति और स्नेह दर्शाने का ढोंग किसी काम नहीं आता। इस अभिनियम को सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। प्रकृति ने वास्तविकता को विशेष ऊर्जा प्रदान की है। भाषण देते समय शब्दों और भावनाओं में तालमेल होना चाहिए। बिना भावना के प्रस्तुत किए गए वाक्यों में एहसास की कमी झलक ही जाती है। अधूरे मन से पेश किए गए उदासीन व्याख्यान के लिए समाज में कोई जगह नहीं होती। वाक्यपटुता का सबसे अहम स्रोत है ईमानदारी। कार्लियर ने सही कहा है। किराबियो, नेपोलियन, बर्नस और
क्रामवेल में से कोई विशेष योग्यता धनी नहीं था, लेकिन इन सभी व्यक्तियों में दृढ़ निश्चय सर्वोपरि था, और मेरी नज़र में ऐसा ही व्यक्ति सच्चा एवं गंभीर होता है। महान एवं वास्तविक गंभीरता से नायक का उदय होता है। महान व्यक्ति लक्ष्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गंभीरता और लगन का व्याख्यान नहीं कर सकता। असल में इसके बारे में विचार तक नहीं किया जा सकता।